हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू इन्वेंशन क्लासेस। आप सभी का हार्दिक अभिनंदन। मैं दीपक शर्मा आप सभी को संज्ञाधन करा रहा हूं। अब तक हमने पूर्व वाली क्लास के अंतर्गत हम लोग सभी प्रायिकता सिद्धांत या दैव प्रतिदर्श चयन के बारे में अध्ययन कर रहे थे। पूर्व वाली क्लास में हमने जो प्रायिकता सिद्धांत दैव प्रतिदर्श है, इसकी जो विधियां हैं, जो नियम कानून लागू होते हैं इसके ऊपर, जो ये नियम कानून दो प्रकार के नियमों पर आधारित होते हैं। इसमें दो नियम थे। प्रथम नियम जो था हमारा महंत जड़ता वाला नियम था और दूसरा नियम बताया गया वो सांख्यिकी नियमता का नियम बताया गया था। प्रथम नियम के बारे में हम विस्तार पूर्वक अध्ययन कर चुके थे। महंत जड़ता नियम क्या होता है, इसमें किस प्रकार की इकाइयों का अध्ययन किया जाता है, इकाइयां कैसी है, किस प्रकार से बनी हुई होती है, इसके बारे में हम जानकारी प्राप्त कर चुके थे। तो आज हम जो जानकारी प्राप्त करेंगे वह हमारे दूसरे जो नियम जो हमारा है उसके बारे में विस्तार पूर्वक जानकारी देंगे। दूसरा नियम हमारा सांख्यिकी नियमता का नियम। तो सभी विद्यार्थी हेडिंग डाल लीजिएगा। हेडिंग हमारी क्या रहेगी बच्चों, वही रहेगी हमारी पूर्व वाली। प्रथम जो हमारा बिंदु आधार अध्याय वही प्रथम चलेगा। प्रथम अध्याय हमारा सभी विद्यार्थी हेडिंग कर लीजिएगा, प्रायिकता सिद्धांत एवं दैव प्रतिचय यानी दैव प्रतिदर्श। अध्याय पंचम प्रायिकता सिद्धांत एवं दैव प्रतिदर्श या प्रतिचयन। प्रतिदर्श या प्रतिचयन जो होता है किसी भी रूप में हो सकता है, दोनों का मीन्स एक ही निकलता है। जो प्रतिदर्श ज्ञात किए जाते हैं उन्हीं के बारे में बताया जाता है। तो इसको ज्ञात करने की दो रीतियां थी, दोनों रीति में बता चुका हूं मैं रीतियां। प्रथम जो रीति बताई गई थी और द्वितीय जो रीति बताई गई थी, ठीक है बच्चों। प्रथम रीति का नाम हमारा महांक जड़ता वाला नियम, महांक जड़ता नियम। और दूसरा जो नियम है जिसके बारे में आज हम अध्ययन करेंगे, दूसरा नियम हमारा सांख्यिकी नियमितता नियम। सांख्यिकी नियमितता, सांख्यिकी नियमितता नियम, ठीक है बच्चों। दो नियम बताए गए थे, महांक जड़ता नियम, सांख्यिकी। आज का जो बिंदु चलेगा हमारा वह दूसरे नियम के बारे में अध्ययन कर रहे हैं हम। सभी विद्यार्थी पुनः हेडिंग डाल लीजिएगा, सांख्यिकी नियमितता नियमितता अध्ययन। डाली हेडिंग, चलिए बहुत अच्छी बात। अब जो सांख्यिकी नियमितता नियम ये है, क्या बताता है, सामान्यतः तो महांक जो जड़ता वाला नियम था, इस नियम के अंतर्गत छोटी से छोटी इकाइयों के बारे में अध्ययन करने के बारे में बताया गया था। अब जो हमारा सांख्यिकीय नियमितता नियम है, इस नियम के अध्ययन में यह बताया गया है बड़ी इकाइयां या बड़ी प्रतिदर्श, बड़ी इकाइयों के अंदर बड़े प्रतिदर्श ज्ञात किए जाते हैं और वही ज्ञात प्रतिदर्श लेने के आधार पर संपूर्ण इकाइयां जो होती है, समूह होते हैं, उनके बारे में जानकारी प्राप्त की जाती है, प्रतिचयन नहीं किए जाते। सामान्य नॉलेज प्राप्त कर लेते हैं पहले, लिखते रहना मेरे साथ साथ। लिखिए, सांख्यिकी नियमितता नियम, सांख्यिकी नियमितता, सांख्यिकी नियमितता जो नियम है, सांख्यिकी नियमितता नियम प्रायिकता के सिद्धांत पर, प्रायिकता के सिद्धांत पर आधारित है। जो प्रायिकता वाला सिद्धांत मैंने आपको पूर्व वाली क्लास में बताया था कि प्रायिकता जिस प्रकार से प्रोबेबिलिटी जो प्रायिकता पाई जाती है वह 50-50% पाई जाती है। जिस प्रकार की मैंने आपको पूर्व वाले में बताया, ताश में 52 पत्ते होते हैं, इक्के की या गुलाम की बादशाह की जो आने की प्रायिकता होती है वह कैसे होती है, 4/52। 4/52 में 4 मैंने 4 क्यों बताया गया, क्योंकि इसमें 4 पत्ते होते हैं, चिड़ी का, एक हुकुम का, एक गुलाम का, पान का, ईंट का, ठीक है। उसी प्रकार 4 पत्ते होते हैं। तो एक पत्ता जो होता है उसकी मापन जो होता है 4 प्रकार से होता है। अब 4 प्रकार से मापन होगा तो 4/52। कुल पत्ते कितने, कुल प्रायिकता होगी अनुकूल और प्रतिकूल संख्याओं की योग होगी हमारा 52। तो 4/52 दोनों कट जाएगा तो अंत में 1/13 जाएगा, 1/13, यानी प्रथम इकाई की प्रायिकता होगी 1/13 वाली। उसी प्रकार इसमें जो हमारा सांख्यिकी नियमितता नियम है, यह नियम प्रायिकता सिद्धांत पर आधारित बताया गया है। तो प्रायिकता सिद्धांत पर आधारित है, इसका बताया गया इस नियम के अनुसार
इस नियम के अनुसार, इस नियम के अनुसार जो हमारा प्रायिकता बताई गई है, इस नियम के अनुसार दैव प्रतिचयन, दैव प्रतिचयन, दैव प्रतिचयन के आधार पर, दैव प्रतिचयन के आधार पर प्रतिदर्श लिए जाएं तो, प्रतिदर्श मतलब प्रतिचयन इकाइयों का चयन किया जाए तो, प्रतिदर्श लिए जाए तो, यानी दैव प्रतिचयन के आधार पर किसी प्रतिदर्श का चयन किया जाता है, तो चयन किया जाए तो वह समग्र का, तो वह समग्र संपूर्ण इकाइयों का, समग्र का प्रतिनिधित्व करेगा, तो वह समग्र का प्रतिनिधित्व, कहने का तात्पर्य में एक विस्तारित रूप से कह सकते हैं नेतृत्व, लीडरशिप करने वाला, तो समग्र का प्रतिनिधित्व करेगा, अर्थात में कहा गया है कि अर्थात जो प्रतिदर्श है हमारे हैं, यानी जो प्रतिदर्श हमारे द्वारा लिए गए हैं, मापन, जिन प्रतिदर्शों का मापन किया गया है उसके लिए बताया गया है, अर्थात जो समस्त, अर्थात इस प्रतिदर्श में, इस प्रतिदर्श में औसत रूप से, एवरेज निकालना, औसत रूप से, उसका मापन, जिस प्रकार से एवरेज ज्ञात किया जाता है उसका मापन किया जाता है, उसके लिए बताया गया है, तो औसत रूप से समस्त जो इकाइयां होती है, जितनी विशेषताएं उसमें सम्मिलित करनी आवश्यक होती है, वो संपूर्ण विशेषताएं, संपूर्ण क्वालिटी उसमें सम्मिलित कर दी जाती है, तो औसत रूप से उसी विशेषता का समावेश, उसी विशेषता का, उसी विशेषता का समावेश होगा, यानी जो विशेषता हम, जिस विशेषता के बारे में जानना चाहते हैं, जो विशेषता में अवगत होनी है, उसी विशेषता को उस प्रतिदर्श के अंतर्गत समावेश होगा, सम्मिश्रण माना जाएगा, जो समस्त इकाइयों के ऊपर अपना आधिपत्य जमाता हुआ होगा, यानी जो समस्त समग्र में से है, समावेश होगा, जो समस्त समग्र में से, समग्र में से है, समस्त समग्र में से लिया गया है। ठीक है, इस प्रकार सामान्य लैंग्वेज में अब सामान्य बात बताते गई सांख्यिकी नियम के बारे में। अगला जो हमारा है उसमें कई विद्वानों ने सहयोग किया सांख्यिकी नियमता ने अध्ययन को समझाने के, कई विद्वानों ने सहयोग किया, जिस प्रकार से महान जड़ता नियम के बारे में कई विद्वानों ने समझाया था, उसी प्रकार इसमें प्रोफेसर किंग ने अपनी बात कही, तो लिखिए पैराग्राफ चेंज कर लेना, प्रोफेसर किंग के अनुसार, प्रोफेसर किंग के अनुसार। अब प्रोफेसर किंग ने अपना क्या मत प्रस्तुत किया है सांख्यिकी नियमितता नियम के बारे में, उसके बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। तो लिखिए इसमें साथ साथ कि गणितीय प्रायिकता, प्रोबेबिलिटी कहने का तात्पर्य गणितीय प्रायिकता सिद्धांत के आधार पर, प्रायिकता सिद्धांत के आधार पर, सिद्धांत के आधार पर जो सिद्धांत लिए गए हैं उसके आधार पर बताया, सिद्धांत के आधार पर बना सांख्यिकी नियम यह बताता है कि, सांख्यिकी नियम यह बताता है कि, यह बताता है, यानी उसे जानकारी प्रदान कर रहा है। सांख्यिकी नियम गणितीय प्रायिकता सिद्धांत, तो गणित की पद्धति के अंतर्गत प्रायिकता प्रोबेबिलिटी पाई जाती है, बताया इसके बारे में। तो नियम यह बताता है कि यदि
किसी पर्याप्त यदि किसी पर्याप्त बड़े समूह, जो बड़े समूह बड़े ग्रुप से लिया गया है, यदि किसी पर्याप्त बड़े समूह में से दैव प्रतिचयन द्वारा दैव प्रतिचयन के द्वारा यानी दैव पद्धति के आधार पर प्रतिचयन जो लिए जाते हैं, दैव प्रतिचयन द्वारा काफी बड़ी संख्या में यानी अत्यधिक बड़ी मात्रा के अंदर बड़ी संख्या में समग्र में इकाइयों को चयनित किया, बड़ी मात्रा चयनित किया जाए तो लगभग यह निश्चित होगा कि इन इकाइयों में औसत एवरेज रूप से जो बड़े समूह में समंक चयनित किए गए हैं, तो औसत रूप से बड़े समूह के गुण होते हैं, बड़े समूह के गुण होते हैं। ये बात कहीं प्रॉपर सकते हैं। पुनः रिपीट कर रहा हूं बात को समझाने के लिए, ध्यान से देखिएगा सभी विद्यार्थी कि गणितीय प्रायिकता यानी जो गणितीय प्रोबेबिलिटी पाई जाती है, उस सिद्धांत के आधार पर बना सांख्यिकी नियम क्या बताता है? यह बताता है कि यदि किसी पर्याप्त बड़े समूह यानी जो बड़ा से बड़ा जो समूह है उसके बारे में बता रहा है, बड़े समूह में से दैव प्रतिदर्श के आधार पर बड़ी संख्या में समग्र में इकाइयों को चयनित किया, यानी अधिक मात्रा में अधिक प्रतिदर्श लिए जाए। जैसे हमारे पास 500 इकाइयां, 500 का लगभग है, हम ये कह सकते हैं कि 50 या 100 या 250 या 300, ठीक है बच्चों, प्रतिदर्श के रूप में चयनित इकाइयों का चयन कर लिया जाएगा तो लगभग यह निश्चित हो जाएगा। क्या निश्चित हो जाएगा? कि इकाइयों में औसत रूप से बड़े समूह के गुण होते हैं, यानी जो प्रतिदर्श आपने चयन किया है, जिन प्रतिदर्शों का आपने चयन किया गया है, उन प्रतिदर्शों के अंतर्गत समग्र की संपूर्ण इकाइयों क्या है बच्चों? समावेश पाया गया है, उसमें समावेश है। यही बात उसने प्रोफेसर किंग ने कही थी। विस्तृत रूप से बात बताई गई है, तो इस विस्तृत रूप से बात समझने के लिए आपका इसका स्क्रीनशॉट ले लेना। आगे यहाँ बिंदु विस्तृत रूप में क्या गया उसको हम यहाँ लिखते हैं, ठीक है बच्चों। इसकी जो करना है इसका एक बार विद्यार्थी आगे अध्ययन करते हैं, आगे क्या बात बताई गई है उसी के बारे में ले लिया इसके सब विद्यार्थियों ने, बहुत अच्छी बात है। चलिए आगे अध्ययन करते हैं। इसमें परिभाषा करो, विस्तृत परिभाषा क्या बताई गई है डाला विस्तारित रूप में, ठीक है बच्चों। विस्तारित रूप में क्या कहा गया है? प्रोफेसर किंग के अनुसार, किंग ने जो गणितीय सिद्धांत बताए गए थे, तो गणितीय सिद्धांतों के अनुसार इकाइयों को प्रस्तुत कर दिया गया, उस सार रूप का रेफरेंस लिख दिया सार रूप में, ठीक है बच्चों। देखिए यहाँ पर सार रूप में, सार रूप में क्या कहा है परिभाषा के अंदर लिखिए सार रूप में कि दैव आधार पर, ऐसे देखो, यदि समग्र में से दैव आधार पर प्रतिदर्श लिए जाते हैं, दैव आधार पर प्रतिदर्श लेते हैं, नहीं प्रतिदर्श लेते हैं, प्रतिदर्श को चयन किया जाता है, तो प्रतिदर्श लेते हैं वह तो उनमें अंतर है, जो डिफरेंस होगा उस डिफरेंस के बारे में बताया गया है, तो उनमें अंतर नहीं होता, तो उनमें अंतर
नहीं होता है, तो उनमें अंतर नहीं होता है यदि यदि उनमें अंतर होगा भी तो वह महत्वहीन होगा, यानी उस अंतर का कोई लेना देना नहीं होगा। तो इस प्रकार की जो प्रवृत्ति होती है, महत्व होगा तो इस प्रकार की जो हमारी प्रकृति होती है, तो इस प्रकार की प्रकृति ही सांख्यिकी नियमितता नियम कहलाती है। इस प्रकार की जो प्रकृति होगी वह प्रकृति सांख्यिकी नियमितता नियम, यानी कहने का तात्पर्य दैव आधार पर जो प्रतिदर्श लिए गए हैं उन प्रतिदर्शों का जो चयन किया गया है, तो उन प्रतिदर्शों के अंतर्गत यदि कोई उन प्रतिदर्श अंतर पाया गया, यानी उनमें विशेषताओं के समग्र में से और प्रतिदर्श में से उनमें जो अंतर भी पाया गया है, तो पहली बात तो अंतर उनमें होगा नहीं। जो प्रतिदर्श दैव आधार पर चुने गए हैं उनमें कोई अंतर नहीं होगा, वो संपूर्ण समग्रों का संपूर्ण समग्र विशेषताओं को सम्मिलित करते हुए लिए होंगे। बाय मिस्टेक यदि मान लें अंतर भी पाया गया है तो उनमें अंतर होगा, कैसे होगा बच्चों, महत्वहीन, यानी उस अंतर का कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा समग्र इकाइयों के ऊपर। तो इस प्रकार की जो प्रणाली होती है, प्रक्रिया जो प्रकृति अपनाई जाती है, यही प्रकृति सांख्यिकी नियमितता नियम कहलाती है। ये हमारा हो गया इसकी डेफिनेशन, सामान्य परिभाषा हो चुकी है। आगे अध्ययन करते हैं इसकी सीमाओं में। सांख्यिकी नियमितता नियम है, इसे कुछ सीमाएं बताई गई है, सीमाएं भी हैं, कुछ विशेषताएं भी है। तो हेडिंग करें सभी विद्यार्थी सांख्यिकी नियमितता नियम की विशेषताएं, नियमितता अध्ययन या नियम भी कह सकते हैं बच्चों, अध्ययन या नियम। मैं इतनी बार नियम बोल रहा हूं, मैंने यहाँ लिखना भूल गया, ठीक है, कोई बात नहीं, अब लिख लेना। तो इसके नियम की क्या सीमाएं हैं, हेडिंग लीजिए सांख्यिकी नियमितता नियम की सीमाएं। सांख्यिकी नियमितता नियम की सीमाएं, क्या सीमाएं बताई गई है। वैसे आपकी जो 6 राइटर वाली बुक में इसका बिंदुओं के माध्यम से बताया गया है, आपको एक लाइन पंक्ति के द्वारा इन सीमाओं को, विशेषताओं को स्पष्ट कर दूंगा, ठीक है बच्चों। तो सीमाएं कौन कौन सी हैं। नंबर 1 पहली सीमा लिखिए, यह नियम, नंबर 1 यह नियम तब ही लागू होगा, कब लागू होगा, तब ही लागू होगा जब प्रतिदर्श दैव आधार पर लिए गए हों, जब प्रतिदर्श दैव आधार पर लिए गए हो, यानी जो सांख्यिकी नियमितता नियम या अध्ययन है, यह इसकी जो सीमा बताई गई है, पहले से बताई गई है, यानी ये नियम कब लागू होगा, जब आपने प्रतिदर्श का चयन दैव प्रणाली के आधार पर, दैव विधि के आधार पर किया है, तभी यह नियम लागू होगा। पहली सीमा हो गई। दूसरी सीमा लिखिए, दूसरी सीमा क्या बताई गई है, दूसरी सीमा बताई गई है, यह नियम केवल औसत रूप से ही सत्य होता है, नियम केवल औसत रूप से ही सत्य होता है। अभी मैं केवल पंक्ति में लिख रहा हूं, अभी मैं आपको इसी पंक्ति में बिंदु के द्वारा एक शब्द या 2 शब्द या अधिकतम 3 शब्द
3 शब्दों के द्वारा आपको इसकी सीमाओं के बारे में भी अवगत करा दूंगा। ठीक है बच्चों, तीसरी सीमा लिखिए। तीसरी सीमा क्या बताई गई है? इसमें प्रतिदर्श, इसमें जो प्रतिदर्श ज्ञात किए जाएंगे वह समग्र के आधार पर होने चाहिए। समग्र के आधार पर होने चाहिए। यानी जो प्रतिदर्श लिया गया है वह प्रतिदर्श समग्र की इकाइयों के आधार पर या समग्र के आधार पर ही होने चाहिए, होने आवश्यक है। नंबर चौथी सीमा लिखिए। समग्रों में भिन्नता होने पर, यानी अलग अलग कहने का तात्पर्य है, समग्रों में भिन्नता होने पर यह नियम लागू नहीं होगा। यह नियम लागू नहीं होगा, नहीं होगा, नियम बिल्कुल भी लागू नहीं होगा। ये इसकी 4 सीमाएं बता रही। ठीक है बच्चों, चलो सीमा के बारे में देख लेते हैं। प्रथम नियम, आपको मैंने कहा भी कि एक शब्द, 2 शब्द या अधिकतम 3 शब्द, 3 शब्दों के द्वारा मैं आपको सीमा याद करवा दूंगा। कैसे? अब देखो, प्रथम सीमा क्या बताई गई है कि यह नियम तभी लागू होगा जब प्रतिदर्श किसके आधार पर लिया गया बच्चों? दैव आधार पर। तो प्रथम हमारा शब्द बन गया प्रतिदर्श दैव आधार, प्रथम। ठीक है। दूसरा भी जो सीमा बताई गई, यह नियम केवल औसत रूप से ही सत्य होता है। तो दूसरा बिंदु हमारा हो गया बच्चों औसत रूप। अब आपको एग्जाम में ऐसे ही करना है, बीकॉम वाले विद्यार्थी को बता रहा हूं, और कंपटीशन तैयार कर रहे हैं जो हमारे कंप्यूटर संगणक की, उन विद्यार्थियों को बताता हूं केवल एक बिंदु प्रतिशत दैव आधार लिया जाता है, औसत रूप होता है। क्वेश्चन कैसे आ जाए कि सांख्य के नियम में जो प्रतिशत लिए जाते हैं किस रूप में लिए जाते हैं बच्चों? तो आपका आंसर हो गया औसत रूप से लिए जाते हैं। ठीक है। तीसरा बताया गया है, इसमें प्रतिशत समग्र के आधार पर होने चाहिए। किसके आधार पर? समग्र आधार, यानी लिख लो समग्र का आधार होना चाहिए। ये तीसरा बिंदु बन गया हमारा, समग्र का आधार। और चतुर्थ कह दिया गया कि समग्रों में भिन्नता होने पर यह नियम लागू नहीं होगा। यह लो भिन्नता, चतुर्थ बिंदु हमारा क्या बन गया? भिन्नता। ये हमारी 4 सीमाएं हो गई। प्रथम सीमा दैव आधार, दूसरी सीमा हो गई औसत रूप, तीसरी हो गई समग्र के आधार, और चौथी हो गई हमारी भिन्नता। इन 4 सीमाओं को, 4 बिंदुओं को याद करने के आधार पर इसके विशेषता और सीमाओं के बारे में आप जानकारी प्राप्त कर सकते हो। अगला बिंदु हमारा सीमाएं समाप्त होने के बाद इसके विशेषताएं। अब इसमें सीमा हो गई, अब इस बिंदु में कौन कौन सी सीमाएं पाई जाती है उसके बारे में अध्ययन करेंगे। लेकिन अध्ययन करने से पहले इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहिए विद्यार्थी, ताकि याद रहे, आप अपने नोट्स बना सको। ठीक है बच्चों, ये 4 सीमाएं हो गई, समझ में आ गई? कुछ पूछना हो तो कमेंट के माध्यम से पूछिएगा। ठीक है बच्चों, अच्छा लग रहा हो तो चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और बेल आइकन के बटन को वैसे दबाने का प्रयास कीजिएगा। आप भी, आपके दोस्त भी, आपके मित्र भी। सब विद्यार्थियों ने, चलिए आगे अध्ययन करते हैं इसकी विशेषताओं के बारे में कि सांख्य नियमता नियम में कौन कौन सी विशेषताएं बताई गई है। विद्यार्थी सांख्यिकी नियमता नियम की विशेषताएं, सीमाएं हो गई हमारी, चारों सीमाएं समाप्त। अंतिम बिंदु हमारा सांख्यिकी नियमता नियम की विशेषताएं। लिसन में सांख्यिकी नियमितता नियम की विशेषताएं।
आज हमारा अंतिम बिंदु है इस चैप्टर का। इस चैप्टर ये चैप्टर हमारा समाप्त हो जाएगा। इसके बाद इस चैप्टर की प्रश्नावलियों के बारे में अध्ययन करेंगे। जो प्रश्नावली अब तक आपने क्या पढ़ा उसका अध्ययन किया जाएगा। ठीक है बच्चों, चलिए विशेषताओं के बारे में अध्ययन करते हैं। इसकी कितनी विशेषताएं बताई गई है। नंबर 1 लिखिए, दैव प्रतिचयन के आधार पर दैव प्रतिचयन के आधार पर दैव प्रतिचयन के आधार पर प्रतिदर्श द्वारा समग्र इकाइयों का या समग्र का निष्कर्ष निकाला जा सकता है। निकाला जा सकता है। दैव आधार पर प्रतिदर्श जो ज्ञात किए जाएंगे उसके आधार पर समग्र के संपूर्ण इकाइयों का निष्कर्ष निकाला जा सकता है। दूसरा बिंदु लिखिए, दूसरी विशेषता क्या बताई गई है। दूसरी विशेषता बताई गई है इसमें कि अंतर्गणन, इंटरपोलेशन वाला कहने का तात्पर्य बच्चों, ठीक है, अंतर्गणन व बहिर्गणन प्रक्रिया द्वारा या बहिर्गमन के आधार पर भविष्य संबंधी पूर्वानुमान ज्ञात किए जा सकते हैं। अनुमान ज्ञात किए जा सकते हैं। नंबर 3, तीसरा बिंदु लिखिए, बीमा कंपनी, इंश्योरेंस कंपनियां, ठीक है, बीमा कंपनियां, जो इंश्योरेंस पॉलिसी डिपार्टमेंट होता है, जो हमारा इंश्योरेंस कंपनी होती है, बीमा कंपनी भावी पूर्वानुमान मतलब भविष्य से संबंधित, ठीक है बच्चों, भावी पूर्वानुमान जो करती है वह इसी विधि के माध्यम से करती है। भावी पूर्वानुमान कर प्रब्याज की दर इसी विधि द्वारा करती है। इसी विधि के द्वारा मापन किया जाता है। नंबर 4, चौथी विशेषता क्या बताई गई है, रेलवे व अन्य जो डिपार्टमेंट है उसके बारे में, रेलवे व अन्य विभाग भी पूर्वानुमान इसी विधि के द्वारा लगाते हैं। इसी विधि के द्वारा पूर्वानुमान करते हैं, पूर्वानुमान का मापन करते हैं। और अंतिम 5वां बिंदु देखिए, ज्ञान विज्ञान के क्षेत्र में भी इसी प्रणाली का प्रयोग किया जाता है।
यानी ज्ञान विज्ञान के क्षेत्र में भी सांख्यिकी नियमितता नियम जो प्रणाली है, इसी प्रणाली के द्वारा अनुमान ज्ञात किए जाते हैं। अब आप सभी को इन बिंदुओं के बारे में बता देता हूँ, किस बिंदु में क्या बताया गया है। ठीक है बच्चों, प्रत्येक बिंदु जानकारी प्राप्त करते रहिएगा। प्रथम जो विशेषता बताई गई है, क्या विशेषता बताई गई है बच्चों, कि दैव प्रतिचयन के आधार पर प्रतिशत द्वारा समग्र का निष्कर्ष निकाला जाता है। तो कहने का मतलब प्रथम जो विशेषता होगी हमारा, वो होगी हमारी दैव प्रतिचयन का आधार। पहली विशेषता, दैव प्रतिचयन के आधार पर प्रतिशत द्वारा समग्र के निष्कर्षों को निकाला जाता है, ज्ञात किया जाता है। दूसरा बिंदु हमारा, आंतरगणन में बहिर्गमन विधि द्वारा भविष्य संबंधी अनुमान ज्ञात किए जाते हैं। आंतरगमन में बहिर्गमन विधि द्वारा, ऐसे लिख लो इसको, आंतरगणन बहिर्गमन विधि द्वारा। तो इसमें बिंदु क्या बन जाएगा बच्चों, आंतरगणन इंटरपोलेशन और बहिर्गमन आउटरपोलेशन। ठीक है बच्चों, आंतरगणन और बहिर्गमन विधि के द्वारा भविष्य संबंधी अनुमान भी ज्ञात किए जाते हैं। विशेषता नंबर 2 हो गई। विशेषता नंबर 3 विशेषता क्या बताई गई है, थर्ड विशेषता बताई गई है, बीमा कंपनियां भावी पूर्वानुमान कर क्रय ब्याज की दर भी इसी विधि के द्वारा करती है। बीमा कंपनी के लिए उपयोगी, बीमा कंपनियों के लिए भी क्या करती है, उपयोगी है। नंबर 3, बीमा कंपनी क्या करती है, भावी पूर्वानुमान, ऐसे लिख लो इसको, बीमा कंपनियां भावी पूर्वानुमान। ठीक है, तीसरा बिंदु हो गया हमारा। चौथा बिंदु है, रेलवे व अन्य विभाग भी पूर्वानुमान इसी विधि के द्वारा ज्ञात करते हैं। तो रेलवे अन्य विभागों के लिए भी क्या हो गई बच्चे, उपयोगी हो गई। तो यहाँ लिख लो, रेलवे अन्य विभागों के लिए उपयोगी होना, उपयोगी। चौथा क्या बन जाएगा बेटो, उपयोगी। ठीक है, और अंतिम 5 बिंदु है, ज्ञान विज्ञान के क्षेत्र में भी इसी प्रणाली का प्रयोग किया जाता है। 5 बिंदु क्या बन गया, ज्ञान विज्ञान में भी उपयोगी होना। ये हमारी 5 विशेषताएं हो गई। और इन 5 विशेषताओं के साथ आज का जो हमारा प्रतिदर्श व दैव प्रतिचयन प्रणाली विधि थी, उसका समापन हो चुका है। कल इसका स्क्रीनशॉट लेना। कल वाली क्लास के अंतर्गत हम सांख्यिकीय प्रश्नावलियों के बारे में विस्तार से अध्ययन करेंगे। जो विद्यार्थी इस चैनल को देख रहा है, जो नहीं देख रहा है, उन सभी विद्यार्थियों के लिए स्वयं का आकलन करने के लिए सबसे इंपॉर्टेंट बिंदु जो क्लास चलेगी हमारी कल की चलेगी, स्वयं का परीक्षण हो जाए, इसके माध्यम से विद्यार्थी का कि वह इस विद्यार्थी ने अब तक इस अध्याय में कितना पढ़ा है, कितनी जानकारी उसे प्राप्त हुई है, उसके बारे में पढ़ेंगे हम अगली क्लास में। तैयार रहना सभी विद्यार्थी। आज के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे अगली आने वाली क्लास में। तब तक के लिए हमारे चैनल को लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन बटन को अवश्य दबाइएगा बच्चों। ठीक है बच्चों, आज की सफलता, आज का प्रयास, कल की सफलता। आज का थॉट क्या बन जाएगा कि आज का प्रयास, कल की सफलता। मिलते हैं अगली क्लास में। स्क्रीनशॉट से विद्यार्थी हो गया, ठीक।